उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री और यहां के लोकप्रिय विधायक श्री जयवीर सिंह जी, प्रभारी मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मुख्य सचेतक और लोकप्रिय विधायक भोगांव श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्यालोक गुप्ता जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरणलाल लोधी जी, जिलाध्यक्ष श्रीमती ममता राजपूत जी, करहल से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी श्री ओनजेश प्रताप सिंह यादव जी, जिला प्रभारी श्री अनिल चौधरी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना गोविंद भदौरिया जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संगीता गुप्ता जी, टैक्स पेड के अध्यक्ष प्रेम सिंह साक्य जी, डीसीबी के चेयरमैन पूर्व विधायक श्री नरेंद्र सिंह राठौर जी, पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राहुल चतुर्वेदी जी, अरविंद तोमर जी, शिवदत्त भदौरिया जी, प्रदीप सिंह चौहान जी, आरएलडी के अध्यक्ष राघवेंद्र दुबे जी, अपना दल के अध्यक्ष गौरव पाल जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष कप्तान सिंह निषाद जी, सुहेलदेव राजभर पार्टी के अध्यक्ष सुभाष कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्रीगण, सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में मैनपुरी और करहल से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की इस पावन धरा, जैसे मयन ऋषि और चवन ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिस धरा ने देश के प्रथम स्वतंत्र समर में अपना योगदान दिया, ऐसी पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर मैनपुरी और करहल की 111 परियोजनाओं पर, जिन पर 682 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, उसका उपहार भी मैनपुरी और करहल की जनता जनार्दन को देने के लिए आया हूं। इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन योजनाओं की मैं आपको बधाई देता हूं। इन योजनाओं के लिए प्रयास आपके लोकप्रिय विधायक ने किए हैं और विधायक नहीं चुने गए, लेकिन करहल की बहुत सारी विकास योजनाओं के लिए श्री ओनजेश प्रताप सिंह भी लगातार पैरोकारी करने के लिए मेरे पास आते हैं। इसके लिए इन दोनों को धन्यवाद देता हूं और आप सबको मैं मैनपुरी वासियों को, करहल वासियों को और इससे लाभान्वित होने वाले हर नागरिक को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, मैनपुरी, आज का मैनपुरी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जा रहा है। एक गौरवशाली विरासत। एक समय ऐसा भी था जब मैनपुरी के नाम पर लोग घबराते थे। मैनपुरी के नाम पर यहां के नौजवानों को होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशाला में कोई टिकने नहीं देता था और दूसरे शहरों में
वह कितना भी शरीफ हो, कितना भी ईमानदार हो, किराए के मकान देने में भी लोगों को थोड़ा परहेज करना होता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मयन ऋषि और च्यवन ऋषि की इस पावन धरा को, उसके गौरव को, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उसे आज एक नई पहचान देने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं। आज अगर मैनपुरी का नौजवान भी, मैनपुरी का किसान भी, मैनपुरी का व्यापारी भी अगर प्रदेश के बाहर देश के किसी कोने में जाता है और अगर वो अपना परिचय देता है कि मैं यूपी से हूं, मैनपुरी से हूं, सामने वाले व्यक्ति का चेहरा चमकता है और वह सम्मान देने के लिए उतावला दिखाई देता है। ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? कौन वे लोग थे जिसने यहां के नौजवान की नौकरी छीनी थी, जिसने अन्नदाता किसान की खुशहाली छीनी थी, जिसने व्यापारियों को असुरक्षित कर दिया था और जिसने बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया था? कौन वे लोग थे जिसने हमारे कारीगरों को बेरोजगार बना दिया था? कौन वे लोग थे? कहीं और दूर के नहीं थे, आप ही के बीच में, आप ही के जुड़े हुए वे लोग थे जिन्होंने केवल मैनपुरी और इटावा के सामने ही प्रश्न खड़ा नहीं किया, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट भी खड़ा किया और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में धकेल करके अस्तित्व विहीन कर दिया था। सबसे बड़ी आबादी का राज्य बीमार हो जाए, प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा का राज्य बीमार हो जाए, ये हम देखते थे। नौजवान के लिए नौकरी निकलती थी, वो नौकरी नौजवान को नहीं मिलती थी, चेहरा देखा जाता था, पैसा देखा जाता था। जो गरीब नौजवान पैसा नहीं दे सकता था उसकी नौकरी नहीं निकलती थी। और आज बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे डबल इंजन की भाजपा की सरकार में नौकरी निकलती है, मैनपुरी और इटावा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, बड़ी शान के साथ अपनी सेवाएं देता है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देता है। याद करिए, हमने इस यूपी को पिछले 9 वर्ष में बीमारू राज्य की श्रेणी से उभारने में सफलता प्राप्त की। आज हमारा यूपी बीमारू नहीं, आज हमारा यूपी अब रेवेन्यू सरप्लस राज्य है और भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके टॉप बॉटम 3 से देश के टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी ने अपना स्थान बनाया है। अब कोई यूपी में पैसे की कमी नहीं, कोई पैसे की कमी नहीं। यही कारण है हमारे दोनों विधायक जयवीर सिंह जी भी और अग्निहोत्री जी भी विकास की परियोजनाओं की पैरोकारी भी करते हैं और पैरोकारी करने के बाद उनका भूमि पूजन भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। जो बाकी बस्ती है, मैं भी आता हूं, इस प्रकार के समारोह के माध्यम से इनका लोकार्पण और शिलान्यास भी नई परियोजनाओं का होता है। हम लोग आज कह सकते हैं जितना पैसा चाहिए हम देंगे, स्टेडियम के लिए, म्यूजियम के लिए, ऑडिटोरियम के लिए, बाईपास के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, अच्छी सड़कों का निर्माण का हो या फिर रामलीला के मैदान के निर्माण का हो, पैसे की कमी नहीं। नौजवानों के लिए नौकरी की कमी नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए योजनाओं की कमी नहीं, एक छड़ी लगी है। याद करिए, मोदी जी ने कहा था देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं, एक गरीब है, एक किसान है
एक महिला है और एक नौजवान है। इन चारों के हितों के लिए कार्य कर लो, समझ लो देश विकसित हो जाएगा। भारत को विकसित होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। गरीब हर जाति में गरीब है। आप सोचो, मंच पर अभी हमने मुख्यमंत्री बाल सेवा की स्कीम चलाई। जो निवासित बालिकाएं हैं, बालक हैं, उनके लिए एक बेटी यादव बेटी आई मंच पर, उसको हर महीने हम 4,000 रुपया भी देते हैं और उसको लैपटॉप भी दिया गया। हर महीने पैसा दिया जा रहा है। वो बेटी पढ़ लिख लेगी, वो बेटी पढ़ेगी, परिवार में स्वावलंबन का आदर्श भी प्रस्तुत करेगी और साथ साथ उत्तर प्रदेश की भाग्य भी बनाएगी। देश के लिए प्रतिभाशाली नौजवानों की फौज निकलेगी। हमने कोई जाति के नाम पे नहीं बांटा। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक समूह को मिलना चाहिए। वह दलित है, वह वंचित है, वह गरीब है, वह कमजोर है, किसी भी जाति का है, उसको योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। ये हमारे संस्कार हैं और उसके तहत डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान है, याद करिए, हमने फसल ऋण माफी का कार्यक्रम चलाया, 86 लाख किसानों को दिया, लेकिन बहनों और भाइयों किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वह किसान दलित भी था, वंचित भी था, पिछड़ा भी था, ओबीसी का भी था, हर जाति का था, लाभान्वित हुआ। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम चलाई। हर योजना के लिए स्कीम बनाई गई बिना भेदभाव के। मैनपुरी की तार कसी की इस कारीगरी को वैश्विक पहचान दिलाया, कोई समस्या नहीं, उसे सम्मान मिला। वो किसी भी जाति का कारीगर है, कारीगर तो कारीगर है। अन्नदाता किसान तो अन्नदाता किसान है। फसल ऋण माफी भी करेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी देंगे, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना से भी आच्छादित करेंगे और साथ साथ अन्नदाता किसान के निजी ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन की स्थिति को माप भी करेंगे। उसको सरकार वहन करेगी, अन्नदाता किसान वहन नहीं करेगा, उसको फ्री में बिजली देंगे। यह भी हमने किया और लगातार हम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कारीगरों को सम्मान देने का कार्य हो, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा का मामला हो। याद करिए, बहुत सारे संभ्रांत परिवारों की स्थिति यह थी कि वे बेटियों को पढ़ाई करने के लिए दूर यूपी के बाहर हॉस्टल में या रिश्तेदारी के यहां भेज देते थे। जब उस बेटी को मां बाप का संरक्षण मिलना चाहिए, तब उसको हॉस्टल में भेजा जा रहा है। अरे शादी के बाद तो बेटी जाती ही है ससुराल, कम से कम अपने मां बाप के संरक्षण में पढ़ाई भी कर ले। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जीना हराम कर रखा था, जीना हराम कर रखा था। व्यापारी यूपी के अंदर निवेश नहीं करना चाहता था क्योंकि इसे भय था, पूंजी लगाऊंगा तो पूंजी तो डूबेगी ही डूबेगी, उसकी सुरक्षा भी खतरे में जाएगी। कैसे समाजवादी पार्टी के समय में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय मदन चौहान के पेट्रोल पंप के अंदर घुस करके गोली मारी गई थी, इसी मैनपुरी में मारी गई थी। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कैसे व्यापारी घर से निकलता था, प्रार्थना करके निकलता था कि हे भगवान, शाम को मैं अपने परिवार का मुंह देख सकूं। ऐसी स्थिति पैदा करना। और इसीलिए जब हम लोग आए थे तो हमने कहा था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। इटावा हो या मैनपुरी, यहां के संगठित अपराध की कमर तोड़ देंगे, प्रदेश को माफिया मुक्त कर देंगे। और अगर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने सिर उठा करके बेटी और व्यापारी के सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया, तो उसको कहा गया कि उसके लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी, तीसरी कोई जगह नहीं मिलने वाली है। माफिया के लिए कह दिया गया कि माफिया की जगह
केवल मिट्टी होगी, इसके अलावा कहीं उसको जगह नसीब नहीं होगी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है, आज हमारा प्रदेश उपद्रवग्रस्त प्रदेश नहीं है, बल्कि उत्सव प्रदेश बन गया है। उत्सव प्रदेश बन गया है। अब न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में चंगा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन भी होता है, रामनवमी की शोभा यात्रा भी होती है, दुर्गा पूजा के पंडाल भी सस्ते हैं, होली और दीपावली लोग मजे में आयोजन में भागीदार बनते हैं, परिवार के साथ आयोजन में भागीदार बनते हैं। कितना उत्सवपूर्ण माहौल होता है। यह कार्य 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 17 के पहले इन सब कार्यों के लिए, विकास के लिए, विरासत के लिए, उत्सवपूर्ण माहौल के लिए समय चाहिए। जो व्यक्ति 12 बजे सो करके उठेगा, 2 बजे तक तैयार होगा, 5 बजे जिम जा करके फिर वहां पर जिम की ट्रेनिंग में चला जाएगा और 7 बजे के बाद अपनी महफिल में सजा देगा, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद करेंगे? न किसी व्यक्ति से मिलना है, न कोई संवाद करना है, न विकास का कोई विजन है, केवल लूट करके अपने परिवार का खजाना भरना है। जिसका यही विजन हो, उसके लिए तो भगवान ही मालिक है, बाकी कोई भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा था। यही यूपी की दुर्गति का कारण था। याद करिए, नौजवान की नौकरी निकलती थी और नौकरी के पहले वसूली शुरू हो जाती थी। आज जब नियुक्ति पत्र हम वितरित करते हैं लखनऊ में, मैनपुरी का नौजवान भी सीना तान करके आता है। मैं पूछता हूं, बताओ भैया, क्या कहीं सिफारिश करनी पड़ी? नहीं। किसी को पैसा देना पड़ा? नहीं। कोई कहीं किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं, और वह प्रदेश के विकास में योगदान दे रहा है। जब ऐसा माहौल होता है, 9 लाख से अधिक नौजवान सरकारी नौकरी प्राप्त किए, परंपरागत उद्यम पुनर्जीवित हुआ, 3.25 करोड़ लोग उसमें समाहित हो गए, सुरक्षा का बेहतर माहौल हुआ, 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आ गए। परिणाम क्या है? परिणाम है नौजवान को नौकरी मिली, नए उद्यम लगे, विकास की मुख्य धारा के साथ, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नए उत्तर प्रदेश ने अपने धमाकेदार पारी प्रारंभ की। आज यूपी की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। आज यूपी विकास के पायदान पर तेजी के साथ बढ़ते हुए देश के अंदर एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। अब यूपी पर कोई प्रश्न नहीं करता है, बल्कि देश की हर समस्या का समाधान यूपी के अंदर ढूंढता है, यूपी के अंदर ढूंढता है। और उस उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में आज 2 विधानसभाओं की योजनाओं को लेकर के हम लोग आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, लोग आएंगे, फिर से उस काल रात्रि की ओर आपको ले जाने का प्रयास करेंगे जिसने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, लेकिन बांटने वाले लोग ये आपके हितैषी नहीं हैं, ये समाज और देश के दुश्मन हैं। कभी ऐसे ही लोगों के कारनामों के कारण विदेशी हमले होते थे और फिर से उस प्रकार की साजिशें प्रारंभ हो गई हैं। ये जाएंगे, जगह जगह जाएंगे, तमाम प्रकार की वो बातें करेंगे, घोषणाएं करेंगे, महापुरुषों को सम्मान नहीं देंगे। हम लोग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं होता। हम लोग माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी हॉस्टल का निर्माण कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी उनके नाम पर बने हुए संस्थानों का नाम मिटाती थी। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर था, उस नाम को हटा दिया था। इन्हें
सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पुरोधा और महापुरुष पसंद नहीं है। इनको पसंद है केवल और केवल इनके परिवार का सब कुछ हो, सब कुछ इनके परिवार में मिले, उस परिवार के बाहर कोई किसी को कुछ न मिले। तो इससे परिवार का विकास हो जाएगा, लेकिन मैनपुरी पिछड़ जाएगा, इटावा पिछड़ जाएगा। मैनपुरी और इटावा पिछड़ेगा तो प्रदेश पिछड़ जाएगा, और प्रदेश पिछड़ जाएगा तो देश भी विकास नहीं कर पाएगा। और इसलिए उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनना है तो मैनपुरी को विकसित बनना पड़ेगा, और मैनपुरी के विकसित बनने के लिए आवश्यक है कि मैनपुरी और करहल की हर विधानसभा, हर विकास खंड विकसित बने, और उसी की कार्य योजना को आजकल हम लोग कार्य करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हर नौजवान के हाथ को काम हो, हर अन्नदाता किसान के खेत को पानी हो। अभी यहां पे कह रहे थे जयवीर सिंह जी कि अन्नदाता किसान को 10 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। ये जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। हम लोग 10 घंटे बिजली देंगे किसान को, और मिलना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए। मैं इस जुलाई के महीने में इसलिए आया हूं आज, जिससे देख सकूं कि पानी की स्थिति क्या है, बरसात की स्थिति क्या है। फसल का भी मुआयना इसी बहाने हम लोग कर लेते हैं, और उसी तरीके से फिर सुविधाओं को भी आकलन करके उसको आगे बढ़ाते हैं। बहन और भाइयों, मैं आश्वस्त करता हूं, किसी भी मोर्चे पर, चाहे वह जयवीर सिंह जी का मामला हो, चाहे वह अग्निहोत्री जी का मामला हो, चाहे वह अनुजेश प्रताप सिंह यादव के द्वारा दिए जाने वाले कोई प्रस्ताव हो, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के द्वारा या प्रेम सिंह साक्य जी के द्वारा दिए जाने वाले प्रस्ताव हो, सरकार प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं का समाधान का रास्ता निकालेगी, उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। आपको कहीं भी निराश और हताश नहीं होना पड़ेगा। याद रखना, किसी व्यक्ति का जीवन हो, परिवार का या समाज के सामने किसी जनपद की पहचान का मामला हो, वो महत्वपूर्ण होता है। समाजवादी पार्टी ने इस पहचान के सामने प्रश्न लगा दिया था, प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। हमने उस प्रश्न चिन्ह को मिटा करके आज आपको एक पहचान दिलवाई है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज तो कोई रोकता नहीं कावड़ यात्रा को, अब कोई कावड़ यात्रा को नहीं रोक सकता। सावन का महीना आने वाला है, 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, और उसके उपरांत सावन का महीना लग जाएगा। कावड़ यात्राएं शुरू हो गई हैं। पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कावड़ यात्रा नहीं होने देंगे, शिव भक्त जाएंगे दंगा हो जाएगा। वे शंख नहीं बजने देते थे, घंटा नहीं बजने देते थे। केसरिया कपड़े से, भगवा कपड़े से तो समाजवादी पार्टी को जैसे लगता है जन्मजात दुश्मनी हो। ये डबल इंजन की सरकार आई, हमने कहा धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलेगी, घबराओ मत, धूम धड़ाके से निकलेगी। जो लोग रोक लगाते थे, हमने कहा देखो रोक कोई नहीं लगाएगा, हम सुविधा देंगे, और अनुशासित तरीके से शिव भक्त जाकर के कावड़ यात्रा निकालेगा। यात्रा जल लेकर के आएगा, शिवालयों में जलाभिषेक करेगा, प्रदेश के कल्याण का कामना करेगा। जन्माष्टमी के आयोजन को कोई रोक नहीं सकता। लीलाधर भगवान कृष्ण की जन्म भूमि हो मथुरा, उनकी लीला भूमि हो वृंदावन, या फिर मैनपुरी इटावा हो, या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में, यह आयोजन भव्यता के साथ हो रहे हैं। हर थाने में होते हैं, हर पुलिस लाइन में, हर जेल में। हमने फिर से छूट दे दी, समाजवादी पार्टी ने रोक लगा दी थी। आज आप देखते होंगे पर्यटन और संस्कृति विभाग के द्वारा मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। आज ये पैसा है
पहले ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए चला जाता था। अब कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं, अब मंदिरों के सुंदरीकरण में पैसा खर्च हो रहा है। सोच की फर्क है। वे हमारे पर्व और त्योहार को रोकते थे, मंदिरों का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च करते थे, विकास की योजनाओं का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा देते थे और गरीब तख्त की निगाहों से देखता रहता था। छात्र की छात्रवृत्ति नहीं आती थी, नौजवान की नौकरी चली जाती थी, महिला स्वावलंबन के नाम पर सुरक्षा का संकट खड़ा कर देते थे। आज बहनों और भाइयों, इनसे यूपी उभर चुका है। नए यूपी के लिए आपका जो भी राय होगी, उस नए और विकसित यूपी के लिए मैनपुरी को भी तैयार होना है। और मैनपुरी को तैयार करने के लिए आज मुझे आपके बीच में 682 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात देने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज के इस आयोजन के अवसर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो कार्यक्रम हुए हैं, इन कार्यक्रमों के तहत आज हम जिन परियोजनाओं की सौगात यहां के लोगों को दे रहे हैं, इनमें हमने अब तक जो किया है, खासतौर पर फर्रुखाबाद गंगा एक्सप्रेस वे का जो लिंक एक्सप्रेस वे बन रहा है शाहजहांपुर से फर्रुखाबाद होते हुए, इस परियोजना को हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जोड़ने की भी योजना बना रहे हैं, जिसमें जनपद मैनपुरी से इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, एटा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई, बरेली के लिए भी एक बेहतर कनेक्टिविटी इसके माध्यम से प्राप्त हो पाएगी। 292 करोड़ रुपए की लागत से सिकोहाबाद भोगांव नेशनल हाईवे 84 पर 4 लेन मार्ग के निर्माण और सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। और यहां पर जो पहले भी बताया, निचली गंग नहर प्रणाली पुनर्वास और आधुनिकीकरण का कार्य हुआ है, पेयजल की पुनर्गठन योजना का कार्य हुआ है, आश्रम पद्धति विद्यालय देवर का भी निर्माण हुआ है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का काम पूरा हो चुका है और सैनिक स्कूल का काम भी पहले ही पूरा हो चुका है। अभी राजकीय पॉलिटेक्निक किसनी का निर्माण भी पूरा हुआ है। जिला चिकित्सालय 50 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण हुआ है और 1495 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के फेज 2 फेज 3 के अंतर्गत 1,77,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ जल की आपूर्ति कराने की योजना भी यहां पे वर्तमान में निर्माणाधीन है। 63 करोड़ रुपए की लागत से यहां का प्रेक्षागृह, मल्टीपर्पज हॉल और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण भी चल रहा है। तो शीतला माता मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। बहनों और भाइयों, आज यहां पर जिन परियोजनाओं का हम सौगात आपको उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं, उन परियोजनाओं में ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं जो इन दोनों विधानसभाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और दोनों विधानसभाओं के लोगों को जिसका बेहतरीन लाभ यहां पे प्राप्त हो जाएगा। इसमें तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं और यहां के अन्य वे परियोजनाएं भी हैं, जिन परियोजनाओं के माध्यम से यहां पर जैसे आलीपुर खेड़ा काली नदी मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, फायर स्टेशन मैनपुरी और फायर स्टेशन करहल के लोकार्पण का कार्य, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी के परिसर में बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस, कैफेटेरिया इत्यादि सुविधाओं के लिए कॉम्प्लेक्स के निर्माण का कार्य, उसका लोकार्पण, पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण का लोकार्पण और मैनपुरी शहर, ये तो लोकार्पण हुआ है, मैनपुरी शहर में दक्षिणी बाईपास का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है। अमृत 2 में पेयजल स्कीम की पुनर्गठन योजना का शिलान्यास, जिसमें 20,000 परिवारों को पेयजल उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय नगला, जुला और घिरोड
का भी शिलान्यास का कार्य हो रहा है। यानी पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक एक ही कैंपस में अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने का कार्य। और लोक माता अहिल्या देवी होलकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी में छात्रावास के निर्माण का शिलान्यास, नवसृजित तहसील कुड़ावली के आवासीय भवन के कार्यों का शिलान्यास भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, विरासत हो या विकास, नौजवान हो या किसान, गरीब हो या फिर आधी आबादी महिलाओं के, बेटी और बहनों की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन का प्रश्न, ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ उनके हितों के संवर्धन के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य करने के लिए संकल्पित है। आज इन सभी परियोजनाओं का पार आप सबको प्रदान करते मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं एक बार फिर से आप सभी को इन परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि मैनपुरी विकास के प्रतिमान को आगे छूते हुए निरंतर गतिमान रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।